नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। सभी ठीक हैं? आज अपनी 2025 की साल का आखिरी दिन है दोस्तों। कल से नई साल, नई उमंग, नई किरणों की शुरुआत होगी। इस 2026 की साल के साथ सुबह सुबह अपने आप से एक वादा करना है दोस्तों कि 2026 के अंदर मैं किसी ना किसी प्रकार से कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे मैं कोई ना कोई एग्जाम क्रैक के करके गवर्नमेंट सर्विस जरूर लगूंगा, गवर्नमेंट ज्वाइन करूंगा। ये अपने आप से सभी दोस्तों को वादा करना है। और इस अकेला वादा वादा ही नहीं रखना है दोस्तों, इस वादे पर अपने को खरा भी उतरना है। और हमने कहा था कि एसएससी जीडी के लिए जो रणनीतिक 60 दिन दे रखे हैं, उस 60 दिनों के अंदर अगर आप प्रॉपरली ब्रेन बीट चैनल के साथ जुड़ते हो, हर एक के क्लास कवर करते हो, जो पीछे के कंसेप्ट है वो भी कवर करते हो, तो इस रणनीतिक 60 दिन के अंदर अंदर आपको जॉब श्योर मिलेगी। ये हमारा आपसे वादा है 2026 के नए साल के साथ साथ। तो दोस्तों आज अपने इस 2025 के अंदर जो भी भला बुरा, जो भी गलती हुई अनजाने में, उन सभी बातों को भूलकर इस 2026 का बड़े दिल खोल के स्वागत करना है। और इस 2026 से सुबह से अपने को यही विश मांगनी है कि भाई कैसे ना कैसे करके 2026 के अंदर मेरे को कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करना है और गवर्नमेंट सर्विस लेनी है। तो इस और ब्रेनबिट चैनल भी सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। साथ साथ में चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों को गवर्नमेंट जॉब जो भी अचीवमेंट है वो अचीवमेंट प्राप्त हो, यही कामनाएं ब्रेनबिट चैनल के द्वारा की जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स जिनका एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई, आज लास्ट डेट है, 31 दिसंबर तक एसएससी जीडी ने फॉर्म अप्लाई करवाए थे। अब फॉर्म की डेट जा चुकी है दोस्तों 31 दिसंबर के बाद। अब अपने को खींच के रगड़ के तैयारी करनी है मान लो, क्योंकि इस 2 महीनों के अंदर, इस 60-65 दिन के अंदर अपने को बहुत काफी कंसेप्ट पढ़ना है। और मैंने कल कहा था 25,000 वैकेंसी अब की बार, पिछली वैकेंसी से बहुत कम वैकेंसी है, तो थोड़ा टफ लेवल रहने वाला है, यानी थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। उन मेहनत से न घबराकर अपने को जी जान की बाजी लगानी है इस एसएससी जीडी की भर्ती के लिए। और 25,000 वैकेंसी के लिए अगर 10 गुना बच्चे भी पास करते हैं तो 2.5 लाख स्टूडेंट्स पास किए जाएंगे। तो दोस्तों बिना किसी भय के, बिना किसी परवाह के अपने को तो सिर्फ मेहनत करनी है, अपने कंसेप्ट पढ़ने हैं, जितना हो उसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स रीजनिंग की प्लस जीएस का पार्ट जितना हो उसके पढ़ना है। इस जीएस के पार्ट के अंदर अपने को सभी कंसेप्ट करंट से लेकर सिलेबस तक की बात करूं तो सभी एक एक कंसेप्ट पढ़ने, लगभग 7-8 क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में हर बार करंट जीके से बनाते हैं। 20 क्वेश्चन के अंदर अगर 7-8 क्वेश्चन करंट के बनते हैं तो दोस्तों वही मेरिट बेस रहेगा, क्योंकि बाकी जो 12-13 क्वेश्चन बचे वो क्वेश्चन सिलेबस से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो करंट लेवल के क्वेश्चन है ये मेरिट बढ़ाने वाले होंगे और ये आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाने वाले क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों बिना किसी परवाह के अपने ब्रेनबिट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ हाथ से हाथ मिलाकर अपने को आगे बढ़ना है और इसी 2026 के अंदर हर एक बच्चे को अपने मुकाम तक पहुंचाना, ये अपना वादा है। 2026 का बड़े दिल खोल के सभी दोस्तों का स्वागत है। 2026 की सभी दोस्तों को शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में एक नई उमंग लेके आए, यही कामना ब्रेनबिट के द्वारा की गई है। अब बात रही क्लास की अपनी, जो भी कंसेप्ट हो गए थे उससे आगे के एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कल की क्लास रही थी, उसके बाद आज जो क्वेश्चन है, आज की क्लास का अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि पेशा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा। 2026 के अंदर एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसे पेशा महोत्सव के नाम से जानते हैं। और इस पेशा महोत्सव का आयोजन जो किया जाता है वो आदिवासी जनजाति के विकास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव की शुरुआत की गई। अब 2025-2026 के अंदर इस महोत्सव का आयोजन किया जाना है, वो भारत के कौन से शहर में आयोजन किया जाना है। बाकी दिल्ली पुलिस के अंदर भी यहाँ से काफी हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, कालबेलिया, तेरा ताड़ी, नृत्य से लेकर महोत्सव तक के हर शिफ्ट में क्वेश्चन बने थे। तो अपने को कुछ महोत्सव ध्यान रखना है, जैसे एक तो ध्यान रखना है मांडो महोत्सव। अगर पूछे मांडो महोत्सव भारत के कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है। उसके बाद ध्यान रखना है सेकंड महोत्सव है शिग्मो फेस्टिवल। शिग्मो महोत्सव का आयोजन किस देश किस राज्य के अंदर किया जाता है। उसके बाद है कंबाला महोत्सव, अर्थात कंबाला महोत्सव का आयोजन भारत के कौन से राज्य में किया जाता है। उसके बाद है रण महोत्सव।
रण महोत्सव से भी रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखना है। उसके बाद माधवपुर मेला से रिलेटेड भी क्वेश्चन ध्यान रखना है, यानी माधवपुर मेले का आयोजन जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है। और एक गुड़ी पड़ुआ महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट महोत्सव है, 5 से दोस्तों ध्यान रखना है अपने को कि कौन से राज्य से संबंधित प्रमुख ये महोत्सव है। अगर मैं बात करूं मांडो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है तो आंसर रहने वाला है गोवा स्टेट। उसके बाद अगर सिग्मो फेस्टिवल की बात करूं तो सिग्मा फेस्टिवल का भी आयोजन गोवा के अंदर किया जाता है। कंबाला महोत्सव दोस्तों कर्नाटक के अंदर किया जाता है। और कर्नाटक में जो भैंसों की दौड़ का आयोजन होता है, भैंसों की दौड़ का आयोजन, कई बार ये लैंग्वेज बनाई जाती है कि ऐसा कौन सा महोत्सव है जिसके अंदर भैंसों की दौड़ का आयोजन होता है, तो दोस्तों कर्नाटक के अंदर कंबाला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और कर्नाटक में इसे भगवान शिव का प्रतीक के रूप में मानकर इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ये भी कंसेप्ट ध्यान रखना है। उसके बाद बात आई कि रण महोत्सव का आयोजन किस स्टेट में किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है भारत के गुजरात राज्य में रण महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, माधवपुर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, गुजरात के अंदर किया जाता है। गुड़ी पड़वा जो महोत्सव है दोस्तों वो महाराष्ट्र स्टेट में नव वर्ष, हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष यानी चैत्र महीने का पहला दिन, दो चैत्र का प्रथम जो दिन है उस दिन महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा गुड़ी पड़वा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये 7-8 अपने मेन महोत्सव ध्यान रखने, कौन से राज्य में कौन से महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और उसके बाद बात आई पेशा महोत्सव से रिलेटेड। देखो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूं कि पेशा महोत्सव जो है इस महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है, तो आदिवासी एसटी जो पुरानी जो जनजाति है, आदिवासी जनजाति के कार्य क्षेत्र व विकास हेतु, कार्य क्षेत्र विस्तार वह विकास हेतु इस महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है, जिसे पेशा महोत्सव के नाम से जानते हैं। अगर बात आई कि पेशा महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया जाएगा, तो दोस्तों ध्यान रखना है विशाखापट्टनम शहर में इस महोत्सव का आयोजन होना है। अब की बार विशाखापट्टनम जो जगह पड़ती है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब भाई कंपटीशन की तैयारी करने वालों का दिमाग में विशाखापट्टनम शहर जमा के रख लो, सेव कर लो इस सिटी को, क्योंकि इस सिटी से एसएससीजीडी क्वेश्चन बनाने वाली है और वो क्वेश्चन है योग दिवस से रिलेटेड। अब योग दिवस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है विशाखापट्टनम से, तो देखो योग दिवस से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन ध्यान रखने। सबसे पहले बात है कि योग दिवस की घोषणा कब की गई, तो योग दिवस की घोषणा की जाती है 2014 के अंदर। उसके बाद बात आई कि पहला योग दिवस कहाँ बनाया गया, तो पहली बार योग दिवस बनाया गया 2015 के अंदर दिल्ली शहर में। उसके बाद बात आई कि 2025 का जो योग दिवस है वो कौन सा संस्करण है, यानी कौन सी बार बनाया गया, तो 11वां संस्करण है 2025 के अंदर। और इसका आयोजन जो किया गया था वो इसी विशाखापट्टनम शहर में किया गया था। तो दोस्तों ये बात याद करके रखनी है अपने को, योग दिवस 2025 का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इस योग दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो ध्यान रखनी है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम के साथ 2025 का योग दिवस का आयोजन किया गया था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। और इसी शहर में अब आयोजन होना है पेशा महोत्सव का, अर्थात अपना ऑप्शन सी, पेशा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ध्यान रखना है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने कर्मश्री योजना का नाम बदलकर हाल ही में महात्मा श्री योजना कर दी है। जैसे मनरेगा का नाम बदल के रखा गया, वैसे एक योजना है जिसे बोलते हैं कर्मश्री योजना। और ये जो कर्मश्री योजना है ये रोजगार प्रदान करती है, यानी किसी राज्य सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने हेतु एक योजना की शुरुआत की गई जिसे कर्मश्री योजना कहा गया। और जिस राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी वो है भारत का पश्चिमी बंगाल स्टेट, यानी भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य द्वारा कर्मश्री योजना की शुरुआत की गई है। और हाल ही में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना है कर्मश्री से महात्मा श्री के नाम से जानी जाने वाली जो योजना है वो किस राज्य सरकार से संबंधित है, या फिर वेस्ट बंगाल से क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछ ले भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक
बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाला जो स्टेट है वो अपना वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल की 2217 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है, ध्यान रखनी ये बात। उसके बाद बांग्लादेश की बात आई तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला देश पूछे तो सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला देश भारत के साथ है बांग्लादेश, और बांग्लादेश कुल 4096.6 किलोमीटर के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। इसी बांग्लादेश की राजधानी की बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखना है बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और बांग्लादेश की करेंसी की बात करूं अर्थात मुद्रा का नाम क्या है तो दोस्तों ध्यान रखना है बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टक्का करके, ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। और इसी बांग्लादेश को स्पर्श करने वाला भारत का जो वेस्ट बंगाल स्टेट है, पश्चिमी बंगाल जो राज्य है, इसी पश्चिमी बंगाल राज्य में कर्मश्री योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री योजना कर दिया। एक यहां भी महोत्सव इंपॉर्टेंट, अगर पूछ ले बाउल महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है तो ध्यान रखना है बाउल महोत्सव का आयोजन भी भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में किया जाता है, तो अपना आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पश्चिमी बंगाल स्टेट। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। देखो मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक मुस्लिम के अधिकारों के लिए, मुस्लिम के अधिकारों के लिए एक विभाग, एक आयोग की स्थापना की गई थी, अधिकारों के लिए एक सभा की स्थापना की गई थी और जिसे मुस्लिम लीग सभा के नाम से जाना गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर पूछे मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की गई, क्या उद्देश्य था, तो मुस्लिमों को अधिकार दिलाने के लिए। और इस मुस्लिम लीग की जो स्थापना की जाती है दोस्तों वो ध्यान रखना है 30 दिसंबर, स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1906 को। और इस मुस्लिम लीग का जो हेड ऑफिस स्थापित किया गया था, अर्थात जो मुख्यालय स्थापित किया गया था वो किया गया था ढाका के अंदर। बांग्लादेश का वर्तमान में जो ढाका राजधानी है, इसी बांग्लादेश के ढाका शहर में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और इसके संस्थापक अगर पूछा जाए कौन थे तो दोस्तों ध्यान रखना है इसके संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना करके। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 के अंदर बांग्लादेश के ढाका शहर में, और मुस्लिमों को अधिकार दिलाने के लिए। और उस समय भारत के वाइसराय कौन थे जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, तो लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वाइसराय थे, और इसे भारत का समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने 1909 के अंदर एक अधिनियम पास किया था जिसे कहा गया था भारतीय सांप्रदायिक अधिनियम 1909, सांप्रदायिक भारतीय सांप्रदायिक एक्ट के नाम से, अधिनियम के नाम से जाना गया था, जो 1909 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम की सिफारिश पर भारतीय सांप्रदायिक अधिनियम की शुरुआत की गई थी, और इस अधिनियम में मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। मुस्लिमों को मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार जो दिया जाता है वो 1909 के एक्ट की सिफारिश पर दिया जाता है, यानी 1909 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम की सिफारिश पर पार्लियामेंटों के द्वारा मुस्लिमों को मत देने का अधिकार दिया गया था। तो पूछा गया था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, अपना आंसर रहने वाला है 1906, अर्थात ऑप्शन बी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो 1906। तो यहां तक अपने को सभी कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रस्तुत हुई। देखो दोस्तों योजना आयोग बोल दो, पंचवर्षीय योजना बोल दो, यहां से क्वेश्चन बने हैं। तो ध्यान रखना है योजना आयोग की जो स्थापना की जाती है वो स्थापना है सन 1950 के अंदर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ योजना आयोग के जनक किसको कहा जाता है, या किस प्रधानमंत्री को योजना आयोग का जनक कहा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को योजना आयोग का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में योजना आयोग की शुरुआत की गई थी 1950 में, और इसी योजना आयोग की सिफारिश पर पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना चली थी दोस्तों। उसके बाद पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की शुरुआत कर दी थी। अगर बात करूं सबसे पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से लेकर कब तक था, तो 1951 से लेकर 56 के बीच में चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। अपने क्वेश्चन पूछा गया है पंचवर्षीय योजना से 7वीं पंचवर्षीय योजना। देखो दोस्तों 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1985 से लेकर 90 तक,
और 1985 से 90 तक के कार्यकाल में जो पंचवर्षीय योजना थी, उस समय अपने देश के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। यानी राजीव गांधी के कार्यकाल में 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जाती है और इस 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रखा जाता है वो है आत्मनिर्भर भारत। एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो शुरुआत की जो 7 पंचवर्षीय योजना है उसमें आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाने पर ज्यादा ही जोर दिया गया था, ज्यादा ही बल दिया गया था। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य रखा गया था 6.8% भारत ग्रोथ करे इन 5 सालों में 85 से 90 तक। और इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में योजना शुरू की गई थी गरीबी उन्मूलन के लिए, यानी गरीबी निस्तारण के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए योजना शुरू की जाती है। देखो एक तो योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीबी मुक्त योजना, और एक योजना ध्यान रखना है दोस्तों, भूमिहीन किसानों के लिए रोजगार योजना, भूमिहीन के लिए रोजगार योजना। तो कुछ 2 योजना ध्यान रखनी है। ये दोनों योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है जिसका कार्यकाल था सन 1985 से लेकर 90 के बीच में। उसके बाद दोस्तों अपना आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अर्थात राजीव गांधी के टाइम में पंचवर्षीय योजना चली थी। 2025 में भारत विश्व की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है? दोस्तों जीडीपी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ते हैं और अपना ये जो क्वेश्चन है ये जीडीपी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा गया कि 2025 के अंदर अर्थव्यवस्था में भारत की कौन सी रैंक रही, अर्थात भारत का कौन सा स्थान रहा। तो देखो एक संस्था है जिसने मई 2025 में आंकड़े दिए और इस मई 2025 के अंदर आईएमएफ संस्था, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के नाम से जानते हैं, इस आईएमएफ संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिस रिपोर्ट को कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। कई बार क्वेश्चन बनता है इन रिपोर्टों के नाम से कि भाई ये रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स ग्रोथ आउट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ग्रोथ आउटफिट रिपोर्ट कहा जाता है जो जीडीपी को दर्शाता है और हाल ही में मई 2025 के अंदर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। आईएमएफ की इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में मजबूत जो देश बताया वो देश है अमेरिका, उसके बाद सेकंड रैंक पे देश है चीन देश, उसके बाद 3rd पोजीशन पर देश पहुंच चुका है जर्मनी देश, और उसके बाद नंबर 4 पर जो देश पहुंचा है वो अपना भारत है। और भारत ने जापान को पिछाड़कर यानी जापान को पीछे छोड़कर 1 नंबर रैंक आगे चला गया, जापान से 4थी रैंक पर अपना भारत पहुंच चुका है। और आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है या भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। यानी $4 ट्रिलियन के साथ भारत विश्व का 4था सबसे अर्थव्यवस्था में मजबूत देश हो चुका है। तो दोस्तों ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किस स्टेट का है, कई बार स्टेट से क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक योगदान। तो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो स्टेट याद रखनी है। सबसे ज्यादा योगदान है महाराष्ट्र स्टेट का, अर्थात 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद सेकंड स्टेट का नाम आता है तमिलनाडु, जो भारत का सर्वाधिक अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले राज्य हैं। वो टॉप 3 स्टेट तो दोस्तों ध्यान रखने ही रखने हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, वो भारत के 3 राज्य हैं जिनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है। उसके बाद देखो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस ने पूछा था कि 2024-25 के अंदर भारत की जीडीपी कितनी रही, ग्रोथ रेट कितनी रही। तो दोस्तों आंसर था 6.2%। लेकिन अब ध्यान रखना आगे का 2025-26 में भारत की जीडीपी में कितना अनुमान लगाया जाता है, तो 7.8% आईएमएफ के अनुसार अनुमान लगाया जाता है, जिसमें भारत की जीडीपी में 7.8% योगदान रहने वाला है आईएमएफ के अनुसार। और उसके बाद रैंक पूछी गई थी तो इंडिया 4थे स्थान पर है जीडीपी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, भारत का पहला रॉकेट कहां से प्रशिक्षण किया गया था, यानी भारत का पहला जो रॉकेट प्रशिक्षण किया जाता है वो किस स्थान से किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अपने भारत का पहला जो रॉकेट प्रशिक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं, उस प्रशिक्षण को कहां से प्रशिक्षित किया गया,
इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है भारत का, वो 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया जाता है, 21 नवंबर 1963 ईस्वी को। और उसके बाद पूछा जाए इस रॉकेट का नाम क्या था, जिस रॉकेट से इसे प्रशिक्षण किया गया, उसका नाम ध्यान रखना है नाइक अपाचे करके। नाइक अपाचे नामक रॉकेट के माध्यम से इस प्रशिक्षण को सफल बनाया गया। और ये अमेरिका से निर्मित रॉकेट था, अमेरिका से निर्मित रॉकेट प्रशिक्षण किया जाता है 1963 के अंदर। उसके बाद ध्यान रखना है जिस उपग्रह को लॉन्च किया जाता है उस उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट करके। आर्यभट्ट उपग्रह को नाइक अपाचे नामक रॉकेट के माध्यम से प्रशिक्षण किया गया। और जिस स्थान से प्रशिक्षण किया गया वो स्थान है दोस्तों थुम्बा नामक स्थान, जो भारत के कौन से स्टेट में स्थित है, तो केरला के अंदर। और जिस टाइम ये रॉकेट लॉन्च किया जाता है किससे संबंधित था, तो दोस्तों ध्यान रखना है इस समय विक्रम साराभाई के द्वारा इस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। और उसके बाद इस लॉन्चिंग पैड को, इस लॉन्चिंग स्थान को विक्रम साराभाई के नाम से जाना गया। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों ध्यान रखना है विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र केरला स्टेट में स्थित है। उसके बाद भारत के अंदर अंतरिक्ष के अंदर जितने भी रॉकेट का प्रशिक्षण किया जाता है उसके लिए 3 मेन स्थान है, वो तीनों स्थान ध्यान रखने हैं। यानी वो 3 स्थान जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, अंतरिक्ष के अंदर रॉकेट जो लॉन्च किए जाते हैं वो भारत के मूल 3 स्थान ध्यान रखने हैं। एक तो स्थान हो जाएगा थुम्बा नामक स्थान या फिर विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र जो केरला स्टेट के अंदर है। उसके बाद दूसरा स्थान है श्री हरिकोटा द्वीप, और ये जो श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और उसके बाद तीसरा जो लॉन्चिंग स्थान है वो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और ये द्वीप पड़ता है भारत के उड़ीसा स्टेट में। तो ये 3 ऐसे स्थान हैं जहां से जो रॉकेट लॉन्च करने वाले भारत के प्रमुख 3 स्थान। एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखना है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम पूछ ले तो पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। यानी व्हीलर द्वीप का हाल ही में नाम बदलकर क्या कर दिया, तो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। अपने प्रथम स्थान पूछा था, यानी सबसे पहले रॉकेट लॉन्च किया गया वो स्थान बताओ, तो आंसर रहने वाला है थुम्बा, तिरुवनंतपुरम, केरला के अंदर। महिला क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली बल्लेबाज कौन है, यानी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मैचों के अंदर, अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऐसी क्रिकेटर कौन है जो सबसे तेज 10,000 रन बनाए। दोस्तों ये स्टोरी है 28 दिसंबर की। 28 दिसंबर 2025 को भारत महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका टीम के बीच टूर्नामेंट करवाया जाता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन जो किया जाता है वो तिरुवनंतपुरम के अंदर अर्थात केरला स्टेट के अंदर किया जाता है। और इस तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर महिला टीम भारत और श्रीलंका के बीच जो टूर्नामेंट होता है उसमें भारत के खिलाड़ी स्मृति मर्दाना करके है जिसने 10,000 अपने रन पूरे कर लिए। लेकिन ये 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है, सेकंड भारतीय खिलाड़ी है जिसने 10,000 रन पूरे किए। इससे पहले 10,000 रन पूरे करने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी पूछे तो प्रथम खिलाड़ी है मिताली राज। ध्यान रखना है मिताली राज ने कुल 292 पारियों के अंदर 10,000 रन पूरे किए थे और ये प्रथम भारतीय महिला थी और विश्व की तीसरी महिला बनी थी मिताली राज। लेकिन सबसे तेज अर्थात 282 पारियों के अंदर स्मृति मर्दाना ने अपने 10,000 अंतरराष्ट्रीय मैचों का अंदर रन पूरे कर लिए। तो सबसे तेज पूछे या प्रथम पूछे ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन मिताली राज से यह भी ध्यान रखना है कि मिताली राज जो है वो भारत के कप्तान, भारतीय कैप्टन रह चुकी है। भारतीय कप्तान मिताली राज ने भारत को दो बार वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाने वाली कैप्टन है, यानी एक काबिल कैप्टन है। फाइनल तक लेके जाने वाली टीम को 2 बार 2005 के अंदर फाइनल तक लेके गई थी, उसी टाइम भी यही कप्तान थी।
और 2017 के वर्ल्ड कप में भी कैप्टन थी मिताली राज, तो ध्यान रखना है। अच्छी खुखारू बल्लेबाज है मिताली राज, जिसने 292 पारियों में अपना 10,000 रन पूरे किए थे, जो भारतीय टीम की कैप्टन भी रह चुकी है। और अभी हाल ही में सबसे तेज जो 10,000 रन, अब ध्यान रखना है किसके विरुद्ध ये 10,000 रन पूरे किए, तो श्रीलंका के विरुद्ध। किस स्टेडियम में 10,000 रन पूरे किए, तो दोस्तों स्टेडियम का नाम ध्यान रखना है तिरुवनंतपुरम के अंदर 10,000 रन। और सबसे तेज 10,000 रन पूरे करने वाली प्लेयर बन चुकी है स्मृति मदाना करके, तो अपना ऑप्शन डी रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया। अब एक पेज के अंदर है ना, इस राष्ट्रीय कांग्रेस को कंप्लीट करो, क्योंकि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत क्वेश्चन बने और अभी स्थापना दिवस बनाया गया इसका, वो पूछा गया कि 2025 के अंदर इसका कौन सा स्थापना दिवस बना है। तो देखो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो मेरे साथ साथ पूरे लिखने हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी स्थापना, कि भाई इसकी स्थापना कब हुई। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 के अंदर कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया, यानी अब 2025 के अंदर इसकी स्थापना वर्ष बनाई गई, तो वो कौन सी स्थापना वर्ष रही थी, कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया। उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि इस कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है इस कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष थोड़े छोटे लिखूंगा भाई, क्योंकि अपने इसके अंदर जो जितने भी मैन क्वेश्चन है ना कांग्रेस से रिलेटेड, वो टोटली क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद ध्यान रखना है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे बनाया गया। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के किसे घोषित किया गया, ये तो मूल क्वेश्चन हो गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन बनता है प्रथम ईसाई अध्यक्ष किसे बनाया गया। प्रथम ईसाई अध्यक्ष किसे बनाया गया। या फिर क्वेश्चन बनता है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनने वाली कौन थी। या फिर क्वेश्चन बनता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। या फिर क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये कुछ प्रश्न ध्यान रखने हैं। देखो सबसे पहली बात आई कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो कौन से शहर में, मुंबई के अंदर, इस मुंबई शहर में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। उसके बाद बात आई 2025 के अंदर कौन सा स्थापना दिवस है, तो 140वां स्थापना दिवस बनाया गया हाल ही में 2025 के अंदर। उसके बाद बात आई इसके संस्थापक कौन थे, तो A.O. अयूम कांग्रेस के संस्थापक थे, जो स्कॉटलैंड देश के नागरिक थे। कई बार इसका देश पूछा जाता है, तो स्कॉटलैंड का नागरिक था। उसके बाद पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वो थे W.C. बनर्जी। कई बार इनका पूरा नाम आ जाता है, तो ध्यान रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी करके। उसके बाद बात आई कि कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी करके। और 1887 के अंदर इनको अध्यक्ष दिया गया था, अध्यक्ष पद दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है। प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कांग्रेस के बनने वाले पहले ईसाई अध्यक्ष थे 1888 ईस्वी के अंदर। उसके बाद पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट करके। और एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता रहती है 1917 के अंदर, और इस 1917 अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा कोलकाता शहर में, यानी आयोजन कोलकाता के अंदर हुआ था। एक बात यह भी ध्यान रखनी है दोस्तों कि एनी बेसेंट जो है ना, उसे होम रूल आंदोलन की नेता कहा जाता है। होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाली या फिर होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो भी एनी बेसेंट का नाम आता है। और इस आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी 1916 ईस्वी के अंदर। अब देखो एक क्वेश्चन के अंदर टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे, पढ़ने वाले की जरूरत है। भारतीय प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो दोस्तों ध्यान रखना है सरोजनी नायडू। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है सरोजनी नायडू, 1925 की बात है। और इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नाइटिंगेल के नाम से जानते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजनी नायडू थी। और उसके बाद पूछा जाए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे करके, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं
मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तो मूल क्वेश्चन बन गए। उसके बाद स्टोरी कहां से शुरू होती है कि कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हुए उसमें से कुछ सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, जैसे 1907 का। अब ये लिखने हैं टोटल के टोटल 1907 ईस्वी। अब 1907 ईस्वी का जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का अधिवेशन सूरत शहर में आयोजित किया गया था, गुजरात के। और इस सूरत शहर की अध्यक्षता जो करने वाले थे वो थे रास बिहारी घोष। यानी रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 के अंदर कांग्रेस का सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। और इस सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस का विभाजन हुआ था, अर्थात कांग्रेस दो भागों में बट गया था। एक भाग तो गरम दल कहलाया और दूसरा भाग नरम दल के नाम से जाना गया। तो कांग्रेस का विभाजन जो होता है वो 1907 के सूरत अधिवेशन से होता है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है 1916 से। अब 1916 ईस्वी में कांग्रेस पुनः एक हुई, यानी बाद दोबारा एक हो जाती है, पुनः एक होती है, दोनों दल आपस में मिल जाते हैं। और ये बात है 1916 की। और ये 1916 का जो अधिवेशन बुलाया गया था वो बुलाया गया था लखनऊ के अंदर, यानी लखनऊ अधिवेशन के अंदर दोनों एक हुई। और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, यानी आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस पुनः एक होती है 1916 के अंदर, जिसका विभाजन 1907 के अंदर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में किया जाता है। उसके बाद बात आई 1916 के बाद में कि भाई वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है वो सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है, जिसका लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी करके। और इसका उल्लेख मिलता है आनंद मठ नामक उपन्यास में। उल्लेख भी ध्यान रखना है, आनंद मठ उपन्यास में उल्लेख है इनका। और ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के समय, जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अधिवेशन, या फिर पूछ ले 1947 ईस्वी में अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था, तो ये अधिवेशन बुलाया गया था जयपुर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी जे.बी. कृपलानी के द्वारा। तो जे.बी. कृपलानी के काल में 1947 का कांग्रेस अधिवेशन बुलाया जाता है। अपने क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2025 में अपनी कौन सी स्थापना दिवस बनाया, तो आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, अर्थात 140वां स्थापना दिवस 2025 के अंदर कांग्रेस ने सेलिब्रेट की। लेकिन बाकी मोस्ट क्वेश्चन है कांग्रेस से रिलेटेड, ध्यान रखनी है। उसके बाद पहले खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स कहाँ आयोजित होंगी, यानी खेलो इंडिया जनजातीय के नाम से गेमों का आयोजन किया जाता है, खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स। और सबसे पहले ध्यान रखनी है कि इसमें जो है वो जनजाति एथलेटिक्स भाग लेते हैं, जनजाति एथलीट भाग लेते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। और उसके बाद सेकंड बात ध्यान रखनी है, इस खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 2023 के अंदर। और इसका जो पहला संस्करण, इसका जो प्रथम संस्करण खेला जाता है, उस प्रथम संस्करण का आयोजन किया जाता है उड़ीसा स्टेट के अंदर। और उड़ीसा के जिस स्टेडियम में फाइनल खेला गया उस स्टेडियम का नाम है कलिंगा स्टेडियम, यानी कलिंगा स्टेडियम के अंदर फाइनल टूर्नामेंट करवाया जाता है। उसके बाद बात आई पहले संस्करण का विजेता कौन सा स्टेट रहा था, तो पहले संस्करण का विजेता भी भारत का कौन सा स्टेट रहता है, उड़ीसा स्टेट। उसके बाद 2025 की बात है दोस्तों, 2025 के अंदर तीसरा संस्करण करवाया जा रहा है, तीसरा संस्करण होगा ये खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स का। और इसकी मेजबानी जो की जाएगी, ये जो टूर्नामेंट करवाए जाएंगे ये बिलासपुर के अंदर करवाए जाएंगे। और बिलासपुर जगह पड़ती है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आगामी जनजाति खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अपने पहले खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स कहाँ आयोजित होंगे, तो पहले पूछे थे उड़ीसा आंसर होता, लेकिन वर्तमान शब्द के साथ लिखना है कि वर्तमान में खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आंसर रहेगा बिलासपुर अर्थात छत्तीसगढ़ स्टेट। तो अपना ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि लिखी गई, देखो अभी विमोचन किया गया था 23 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी
वाजपेयी के सामान्य जीवन का उल्लेख है इस बुक के अंदर, जिस पुस्तक का नाम है सनातन संस्कृति री। बुक का नाम भी ध्यान रखना है दोस्तों, रोज अपने को एक बुक लिखनी है, रोज एक बुक करेंगे तो काफी बुक हो जाएगी अपने पास। सनातन कल से शुरुआत की थी एसएससी जीडी के लिए, और एसएससी जीडी के लिए हमने कल भी एक पुस्तक लिखी थी, आज भी एक पुस्तक ध्यान रखनी है, सनातन संस्कृति री अटल दृष्टि करके। और ये बुक जिसके द्वारा लिखी गई है वो है राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन परिचय से संबंधित पुस्तक है। और पुस्तक का नाम है सनातन संस्कृति री अटल दृष्टि करके। और इसका विमोचन जो किया गया था वो तारीख है 23 दिसंबर। विमोचन कहाँ से होता है तो दोस्तों दिल्ली से उपराष्ट्रपति के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया जाता है। और अपने वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वो है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन के द्वारा विमोचन किया जाता है इस पुस्तक का। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है वो उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, यानी कौन से स्टेट के गवर्नर थे। उस गवर्नर पद से इस्तीफा देके बाद में इन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ाया जाता है और उसके बाद विजय होते हैं। तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र स्टेट के, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं अपने वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करके। और बुक पूछी गई थी सनातन संस्कृति री अटल दृष्टि नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर रहने वाला है वासुदेव देवनानी। बाकी इसका विमोचन जो किया गया था वो देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा विमोचन किया गया था। उसके बाद दिव्या कला मेले का 28वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। अब देखो दिव्यांग अपने दिव्यांगों के लिए इस मेले का नाम है दिव्या कला मेला। तो दोस्तों ध्यान रखना है दिव्यांग जो है वो अपने निर्माण का प्रदर्शन करते हैं, दिव्यांग घरेलू निर्माण का प्रदर्शन करते हैं इस मेले के माध्यम से। और उसके बाद 2025 के अंदर ये 28वां संस्करण होगा, यानी 28वें मेले का आयोजन किया जाएगा। 28वें संस्करण का आयोजन हो चुका है 2025 के अंदर, जिसमें 20 राज्यों से लगभग 100 से अधिक दिव्यांगों ने भाग लिया था। लगभग 100 से अधिक दिव्यांगों ने अपने घरेलू सामान के निर्माण का प्रदर्शन किया था, भाग लिया था। और इस दिव्या कला मेले का आयोजन जो किया गया था वो आयोजन किया गया था वर्तमान के अंदर दिल्ली के अंदर। तो ध्यान रखना है दिव्यांग मेले का आयोजन वर्तमान में कहाँ किया गया, तो आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी अर्थात दिल्ली। यानी दिव्यांगों के लिए दिव्यांगों के प्रदर्शन किए जाते हैं, घरेलू निर्माण प्रदर्शन का उल्लेख किया जाता है इस दिव्या कला मेले में। और अब की बार का जो आयोजन किया गया है वो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजन किया गया है। तो दोस्तों स्थान भी ध्यान रखना है, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजन किया गया है अब की बार 2025 के अंदर 28वें दिव्या कला महोत्सव का आयोजन। तो दोस्तों इस प्रकार के कंटेंट अपने को लगातार पढ़ने, एसएससी जीडी इन्हीं कंटेंटों पर आधारित क्वेश्चन बनाने वाली है, जिसके अंदर हमने नवंबर और दिसंबर 2025 तक के करंट के क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। और जितने भी बेसिक क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन भी हम साथ साथ में रिकवर करते जा रहे हैं। सभी दोस्तों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आपके जीवन में अच्छी खुशियां लेके आए, आपके जीवन को प्रकाश में डाले, आपका लाइफ सिक्योर हो, यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत साथियों। नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।